1857 का जो विद्रोह हुआ था उससे सारे जन साधारण में लोगों में ये उम्मीद निर्माण हो गई कि अंग्रेजों को भगाना संभव है। अभी इतनी जल्दी दूसरा हल्ला बोलने का अवसर नहीं आया है, पर इस बार प्रयास विफल नहीं होगा। बंकिम की यह आशावादी सोच निराधार नहीं थी। प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए संचार व्यवस्था को मजबूत बनाने का फैसला हो चुका था। तो बंकिम जी की ये जो सोच थी कि अब 1857 की जो प्रयास था भारतीयों का वो तो विफल हो गया था, लेकिन इस बार जो प्रयास होगा वो बिल्कुल विफल नहीं जाएगा। तो उनकी ये जो सोच थी ये निराधार नहीं थी। प्रशासन को सुदृढ़ यानी मजबूत बनाने के लिए संचार व्यवस्था को मजबूत बनाने का फैसला हो चुका था। यानी ब्रिटिश प्रशासन ने अपने प्रशासन व्यवस्था को, सरकारी व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए संचार व्यवस्था को मजबूत बनाने का फैसला कर लिया था। संचार व्यवस्था मतलब जो कम्युनिकेशन की व्यवस्था है वो। तार भेजने के लिए कई नई लाइनें डाली जा रही थी। जो तार भेजा जाता था, तार यानी मैसेज, जैसे पत्र भेजा जाता था उस जमाने में, वैसे तार भी एक मैसेज भेजने का तरीका है। तो वो तार भेजने के लिए नई लाइनें डाली जा रही थी। रेल व्यवस्था का विस्तार किया जा रहा था। इन कार्यों के लिए दफ्तरों में क्लर्कों की जरूरत थी और इसलिए ऑफिस यानी दफ्तर में क्लर्कों की जरूरत थी। क्लर्क यानी ऑफिस में काम करने वाले, जो लेखा जोखा रखते हैं, वो काम करने वाले क्लर्कों की जरूरत थी। दफ्तर यानी ऑफिसेस। अतः स्कूल में अंग्रेजी की शिक्षा शुरू हो चुकी थी और इसीलिए उनको ज़्यादा क्लर्क चाहिए थे। अभी जितने ज़्यादा ऑफिस बढ़ेंगे, दफ्तर बनाए जाएंगे, तो उतने क्लर्क की आवश्यकता होगी और फिर उसके लिए अंग्रेजी भाषा जो है वो सिखाना भारतीयों को स्कूल में शुरू कर दिया गया। अंग्रेजी सीखने का यह फायदा हुआ कि प्रांतीय भाषाओं की बाधा के बिना अंग्रेजी में समूचे भारत के बीच जैसे एक सौहार्द भरा संबंध बन गया। तो हमारे भारत में अलग अलग प्रांत है, जैसे महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, गुजरात, सबकी भाषा अलग अलग है। तो ये जो प्रांतीय भाषा की बाधा आती थी पूरे देश में एकता बनाने के लिए, या कुछ मैसेज भेजना होता, कुछ आंदोलन करना होता, तो ये प्रांतीय भाषा की रुकावट आती थी, क्योंकि हर बांग्ला व्यक्ति मराठी भाषा जाने या गुजराती जाने ऐसा नहीं होता था। ठीक है, लेकिन जैसे ही अंग्रेजी पढ़ाना शुरू कर दिया गया स्कूल में, वैसे ही पूरे भारत में भारतीयों के बीच एक सौहार्द भरा, एक स्नेह भरा संबंध बनना शुरू हो गया। अपनी बात कहना और समझना आसान हो गया, क्योंकि यहाँ महाराष्ट्र में कही हुई बात पूरे देश को समझ में आ जाने लगी, क्योंकि अंग्रेजी पूरे देश में पढ़ाना शुरू कर दिया गया था। अपनी बात कहना और समझना आसान हो गया। अंग्रेजों ने जिस भाषा के माध्यम से प्रशासन को मजबूत करना चाहा था, उसी भाषा ने भारतवासियों को एक दूसरे से जोड़ दिया। मतलब अंग्रेज सरकार ने अंग्रेजी भाषा इसलिए सिखानी, पढ़ानी शुरू कर दी ताकि उनकी प्रशासन व्यवस्था, उनकी जो गवर्नमेंट प्रणाली है वो बहुत स्ट्रांगली बनी रहे। ओके, उनका प्रशासन अच्छा चले, गवर्नमेंट अच्छे से अपना काम कर सके। लेकिन भारतीयों को इस भाषा ने एक दूसरे से जोड़ दिया, पूरे भारतवासियों को। बंकिम चंद्र को स्पष्ट महसूस होने लगा कि अब अंग्रेजी राज समाप्त होने वाला है। हवा में स्वतंत्रता का रोमांच भर गया है। जल्द ही यह जादू चारों ओर फैल जाएगा। तो उनको ये महसूस होने लगा कि ये जो गुलामी है, ये अंग्रेजी शासन जो है, उनकी गुलामी में जो पूरा भारत जी रहा है, ये सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि हवा में वो स्वतंत्रता का रोमांच भर गया था और जल्द ही ये जादू चारों ओर पूरे देश में फैल जाएगा। इस समय ट्रेन फसलों के लहलहाते खेतों की हरितिमा के बीच गुजर रही थी। तो ये उस समय का वर्णन है जब बंकिम चंद्र जी अपने कामकाज से छुट्टी लेकर घर की ओर जा रहे थे, ट्रेन में बैठे थे और हमारे भारत की जो खेती है हरी भरी और वो हरियाली है, वो ट्रेन की खिड़कियों से देख रहे थे। तो इस समय ट्रेन फसलों से लहलहाते खेतों की हरितिमा यानी हरियाली के बीच से गुजर रही थी। काल समय सब कुछ भूल कर बंकिम जी प्रकृति के सौंदर्य में खो गए। कहाँ बैठे और कौन सा काल मतलब चल रहा है, क्या समय, सब कुछ भूल गए और वो उस प्रकृति में खो गए।
उनके विचार श्रृंखला भी इस अलौकिक दृश्य से प्रभावित होकर दार्शनिक होने लगी और उनका कवि मन जागृत होने लगा। उतने सुंदर दृश्य को और उनके विचारों की जो श्रृंखला है, कड़ी है, वो चैन विचारों की, वो उस दृश्य से प्रभावित होने लगी और दार्शनिक मतलब वो उनके दिमाग में विचार शुरू हो गए। यही है भारत माँ का असली चेहरा, कितना सुंदर, कितना सौम्य, कितना शांत। और तभी माँ दुर्गा का चेहरा भी उनके मन पटल पर स्पष्ट अंकित हो गया। तभी उनके मन पटल पर माँ दुर्गा का, दुर्गा देवी का भी वो चेहरा स्पष्ट होने लगा और देखते ही देखते भारत माँ का और दुर्गा माता का दोनों चेहरे पास आते आते एकाकार हो गए। दुर्गा माँ और भारत माँ एक हो गए। इस अलौकिक आनंद की स्फूर्ति उनके नस नस में व्याप्त हो गई और वो जो अलौकिक आनंद उस समय उन्हें महसूस हुआ, वो जो उत्साह का संचार उनके अंदर हुआ, वो उनके नस नस में फैल गया। इन क्षणों में उनकी कल्पना शक्ति सीमाएं तोड़कर ऊंचाइयों में जा पहुंची। तो वो एक अनुभूति थी जब उन्होंने भारत माँ और दुर्गा माँ को एक होते हुए अपने कल्पना में देखा और वो एक उत्साह उनके अंदर, वो आनंद उनके अंदर संचारित हो गया और उसी समय उनकी कल्पना शक्ति यानी उनका इमेजिनेशन जो है वो सीमाएं तोड़कर ऊंचाइयां छूने लगा। विचारों का तीव्र वेग उन्हें झंझोड़ रहा था। विचार बहुत तेजी से चलने लगे, शब्द इकट्ठे होने लगे। उनके मस्तिष्क में विचारों और शब्दों का झंझावात चल रहा था। तो शब्द और विचार जैसे उनके दिमाग में घूमने लगे। धीरे धीरे संयम पूर्ण उस वेग को धीमा करके उन्होंने उन विचारों को वाणी दी, यानी शब्दों में प्रकट कर गए। तो जो झंझावात विचारों का, शब्दों का चल रहा था, उन शब्दों को, उन विचारों को उन्होंने बिल्कुल संयम से कंट्रोल किया। उन विचारों का वेग धीमा करके जो विचार उनके मन में ये उमड़ रहे थे, घूम रहे थे, उन विचारों को आखिरकार शब्दों में प्रकट कर दिया। वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। उन्होंने शब्दों को गुनगुनाया। शब्द सहज ही लय में बंधते चले गए। बंकिम को लगा ये लय और शब्द तो लोगों के दिलों को झकझोर सकते हैं। इतने प्रभावी शब्द थे कि उन्हें विश्वास था कि ये शब्द लोगों के दिल तक पहुंचेंगे, उनके दिलों को, उनके विचारों को झकझोर कर रख देंगे। इसे लोगों तक पहुंचाए कैसे? कविता तो लिख दी, अब इसे लोगों तक पहुंचाए कैसे? इस कविता के शब्द लोगों की आकांक्षा की अभिव्यक्ति थे। आकांक्षा यानी इच्छा, अभिव्यक्ति यानी व्यक्त होना। तो लोगों की इच्छा का व्यक्त होना था उन शब्दों के माध्यम से। इसे लोगों तक पहुंचाना ही होगा, लेकिन कैसे? उन्होंने अपने कुछ मित्रों को अपनी ये कविता सुनाई। कविता उन्हें भी बहुत पसंद आई। इसे किसी पत्रिका में छपने भेज दो, किसी ने सुझाव दिया। तो किसी मित्र ने सुझाव दिया किसी मैगजीन में छपवा दो, ये कविता बहुत अच्छी है। बंग दर्शन सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पत्रिका है। तो उस समय बंगाल में बंग दर्शन नाम का जो पत्रिका है, मैगजीन, वो बहुत ज्यादा पढ़ा जाता था। उसी में भेज दो, दूसरे मित्र ने सजेस्ट किया। पर बंकिम का तो लक्ष्य कुछ और ही था। बंकिम के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। यह कविता किसी पत्रिका के पृष्ठों में बंद हो जाने के लिए नहीं है। क्या कहा बंकिम जी ने कि ये कविता जो है ये किसी मैगजीन के पृष्ठों में बंद हो जाने के लिए नहीं है। इसकी उड़ान तो विस्तृत नभ तक जाएगी। मेरी ये जो कविता है, इसकी उड़ान आकाश तक पहुंचेगी, आसमान को छुएगी ये कविता। बंकिम सोच रहे थे। मित्रों से भी उन्होंने यही कहा कि अभी वे इस कविता के असली महत्व को नहीं समझ रहे। मित्रों से भी यही कहा उन्होंने कि आप अभी इस कविता के असली महत्व को नहीं समझ रहे हो। इसके शब्द तो आजादी के द्वार पर लगे हुए ताले को खोलने वाली चाबी है। ये शब्द इतने ताकतवर है, इतने प्रभावी है कि ये हमारे आजादी के द्वार पर जो अंग्रेजों ने ताला लगाया है, उस ताले की ये चाबी है। ये शब्द उस ताले को खोल देंगे।
हमें आज़ादी दिलाने में ये शब्द बहुत मददगार साबित होंगे। इसे बहुत यत्न से लोगों तक पहुंचना होगा, तो बहुत प्रयत्न पूर्वक जन जन तक इन शब्दों को पहुंचाना होगा। कौन से शब्दों को? वंदे मातरम, इस गीत को। यत्न करते करते कई वर्ष बीत गए, तो आज़ादी के लिए प्रयास करते करते, प्रयत्न करते करते, यत्न यानी प्रयत्न करते करते कई वर्ष बीत गए। उन दिनों बंकिम ने आनंद मठ नाम से एक उपन्यास लिखा, तो एक नोवेल लिखा जिसका नाम था आनंद मठ। यही उपन्यास उनकी कविता के लिए माध्यम बना। कथा का एक पात्र यानी आनंद मठ, ये जो उपन्यास है उस उपन्यास का एक कैरेक्टर, एक पात्र इस कविता को गा गा कर लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में कूदने के लिए उकसाता था। तो उस नोवेल का जो पात्र है वो ये कविता गा गा कर लोगों को प्रेरणा देता था, उकसाता था कि चलो आप भी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो जाओ। बंग दर्शन पत्रिका में यह उपन्यास धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ। तो बंग दर्शन ये जो पत्रिका थी, इस पत्रिका में उनका ये पूरा आनंद मठ उपन्यास धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ। मतलब हर टाइम मैगजीन में थोड़ा थोड़ा पार्ट, जिस प्रकार से हम लोग डेली सीरियल्स देखते हैं, आजकल टीवी पे सीरियल्स होती है, वैसे ये उपन्यास मैगजीन में थोड़ा थोड़ा ऐसे हर मैगजीन के मतलब जब भी मैगजीन छपता था उसमें थोड़ा थोड़ा हिस्सा उसका छपवाया गया। उसी वर्ष पुस्तक रूप में भी यह बाजार में आ गया। तो ये उपन्यास पहले पत्रिका में भी छपवाया गया और धारावाहिक के रूप में, और बाद में वो पुस्तक रूप में भी बाजार में आ गया। यह एक सशक्त और मनोरंजक उपन्यास था। सशक्त मतलब बहुत ही ताकतवर, प्रभावी और मनोरंजक, एंटरटेनिंग भी था उपन्यास। लोगों ने इसे बेहद पसंद किया, यानी आनंद मठ उपन्यास बहुत प्रसिद्ध हो गया। इस कविता के कारण आनंद मठ स्वतंत्र संग्राम से जुड़ गया। तो ये जो कविता थी, ये कविता उस उपन्यास के एक पात्र के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई गई और इसीलिए आनंद मठ उपन्यास स्वतंत्रता के संग्राम से जुड़ गया। तत्काल यह कविता आजादी का गीत बन गई और इसको गाने वाले लोगों की नजरों में हीरो बन गए। तो वंदे मातरम, ये बोलने वाले, ये गीत गाने वाले लोग जनता के नजर में हीरो बन गए। कविता को अपूर्व सम्मान दिया गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने। उन्होंने 1896 में हुए राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में इसे स्वयं गाकर सुनाया। तो इस सुंदर से गीत को, राष्ट्रीय गीत को 1896 में हुए राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने स्वयं गाकर सुनाया था और ये इस कविता का अपूर्व सम्मान था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कहानी पूर्ण होती है। तो ये कहानी थी वंदे मातरम। इस राष्ट्रीय गीत का जन्म कैसे हुआ, ये शब्द बंकिम चंद्र चटर्जी को कब उनके दिल से वो शब्द मस्तिष्क से फूटे, उसके बारे में कहानी थी जो हमने आज पढ़ी। तो आपको ये कहानी, ये पाठ फिर से ध्यान से पढ़ना है, इसके शब्दार्थ लर्न करने हैं और इस पाठ के कुछ प्रश्न हैं, वो प्रश्न भी आपको पढ़ने हैं और प्रश्नों के उत्तर आपको इस चैप्टर में मार्क करने हैं। ठीक है, तो जब भी हम अगर आपको कुछ डाउट्स है तो वो हम जूम सेशन में देखेंगे ही, और साथ ही साथ मैं आपको इस कहानी के शब्दार्थ पूछूंगी और फिर हम इसके प्रश्न उत्तर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हमने ये कहानी पूर्ण कर दी है। अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ। धन्यवाद।